तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के एक और टॉपिक को आज हमने लिया है, जो कि है आपातकाल। आपने इससे पहले भी कई बार आपातकाल के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि कैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लगाया था और सभी विपक्षी दल के जो बड़े नेता थे उनको उस समय उन्होंने जेल में बंद कर दिया था। इसी तरह से भारत पाक युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय भी आपातकाल लगा। आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर आपातकाल को लगाने की प्रक्रिया क्या है। क्या कोई भी कभी भी आपातकाल लगा सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, या उसके कुछ नियम हैं? तो हमारे संविधान में आपातकाल के लिए भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक प्रावधान दिए गए हैं कि आपातकाल को किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है हमारे संविधान में। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। इसके साथ दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन, जिसे हम कहते हैं दूसरे शब्दों में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जब राज्यों में शासन संविधान के अनुसार चलाना संभव ना हो रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इस तरह से 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो हम एक एक करके तीनों पर बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल पर। राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है, जैसे कि पहले बताया कि अनुच्छेद 352 में है संविधान के। कैसे लगाया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार बताए गए हैं। एक तो है युद्ध, यानी कि अगर कहीं युद्ध हो रहा हो भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी। दूसरा है बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण कर दे, बाहरी लोग आक्रमण कर दें। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये 3 आधार हैं। या तो ये हो गए हों, यानी कि युद्ध हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, या होने की आकांक्षा हो, आशंका हो, संभावना हो, तब भी आपातकाल को लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कि कैसे लगाया जाएगा। आधार तो पता चल गया आपको कि 3 आधार हैं। अब देखो लगाया कैसे जाएगा। जो संसद है, संसद के दोनों सदन 1 माह के अंदर अगर ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं कि भाई आपातकाल लगाया जा रहा है, तो अगर संसद 2 माह के अंदर ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन कर दे, यानी कि होता क्या है कि जब भी आपातकाल लगाना हो तो मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं वो इसका अनुमोदन करते हैं, राष्ट्रपति को लिखित सलाह देते हैं। और फिर ये लिखित सलाह है, इसको संसद के दोनों सदन अगर मिलकर के 1 माह के अंदर अगर इसको पारित कर देते हैं तो 6 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया जाता है। अब अगर संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन हो ही ना, यानी कि भंग हो, जैसे लोकसभा भंग हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में राज्यसभा 1 माह के अंदर इसको अनुमोदित कर दे। यानी कि ऐसी अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा भी 1 माह के अंदर इसके प्रस्ताव को पास कर सकती है। और जब भी नई लोकसभा का गठन हो, 30 दिन के भीतर इसको वहां पर भी पास कराना आवश्यक होता है। तो 6 माह के आपातकाल इस तरह से लागू किया जा सकता है। 6 माह के लिए आपातकाल इस तरह से लागू कर सकते हैं। और 6 माह कर करके आपातकाल का समय अनिश्चित तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में इससे पहली बार 1962 में आपातकाल लगा था, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो राधा कृष्णन जी थे। और दूसरी बार आपातकाल लगा 1971 में, जब भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ। उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे। इसके बाद
1975 में आपातकाल लगा आंतरिक विद्रोह के आधार पर, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। अब देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले आपको 3 आधार बताए थे, उनमें आंतरिक विद्रोह नहीं था। तो क्या था कि 1975 से पहले आंतरिक विद्रोह, जो तीसरा आधार बताया था हमने, सशस्त्र विद्रोह, उसके स्थान पर आंतरिक विद्रोह लिखा हुआ था संविधान में। तो इसमें परिवर्तन किया गया 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, और आंतरिक विद्रोह शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो इस तरह से अब संविधान में 3 आधार हो गए हैं कुल मिलाकर के। एक तो था युद्ध, एक है बाहरी आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक विद्रोह हुआ करता था, जिसको कि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदन उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे विशिष्ट बहुमत भी कहा जाता है। इससे पहले भी इस बारे में हमने चर्चा की है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कैसे लिया जाएगा? लगा तो दिया है, वापस कैसे लेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का अधिकार केवल लोकसभा को है। इसके लिए लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, उनका 1/10 सदस्यों के द्वारा एक लिखित प्रस्ताव बनाया जाएगा। यदि लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति जी को देंगे, और यथाशीघ्र 14 दिन के अंदर लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी, और लोकसभा ऐसे प्रस्तावों को अगर अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति आपातकाल के समाप्ति की घोषणा कर देंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा, मतलब अगर राष्ट्र आपातकाल लग जाए तो क्या होगा? राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य सूची में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, संघ सूची में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि दोनों का अधिकार उस पर होता है। तो अगर आपातकाल लगा हो तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। यह लिखा गया है अनुच्छेद 250 में। आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के विषय से संबंधित है, संसद को विधि बनाने का अधिकार उसमें होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन भी हो जाता है। यदि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा हुआ है तो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो खुद से निलंबित हो जाएगा, उसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। यह लिखा गया है 358 में, अनुच्छेद 358 में स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा हुआ है। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 खुद से निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति जी इसकी घोषणा करेंगे, तभी जाकर ये निलंबित होगा। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार के निलंबन की घोषणा कर सकते हैं। इसको छोड़ेंगे, 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार के निलंबन की घोषणा की जा सकती है। यह लिखा गया है अनुच्छेद 359 में। तो ये हमने पूरी बात कर ली है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब हम दूसरे आपातकाल पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल से या कहीं अन्य माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता,
यानी कि वहां पर जो भी सरकार है वो विधि के अनुसार शासन करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो कैसे लगाया जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर ऐसी घोषणा को पारित करना होता है। पारित होने के लिए अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा 2 माह के अंदर इसे पारित करती है, और लोकसभा अपने गठन के 30 दिन के भीतर इसे पारित कर देती है। यानी कि अगर लोकसभा भंग है तो जब भी गठित होगी उसके 30 दिन के भीतर उसे पारित करना होगा, नहीं तो जो राज्यसभा है वो इसे पारित करेगी। लोकसभा भी राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, तो ऐसी घोषणा यानी कि उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और 6-6 माह करके इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। किंतु 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब ये 2 परिस्थितियां हों, यानी कि 6-6 माह करके आप 1 साल तक तो लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन को, लेकिन अगर उससे ज्यादा लगाना हो तो कब लगेगा? जब ये 2 परिस्थितियां होंगी। पहला, भारत में कहीं भी आपातकाल की घोषणा हो रखी हो, कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो, उसकी घोषणा हो रखी हो। दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि भाई अभी यहां पर चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो ये 2 परिस्थितियां हैं जब 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। यानी कि ऐसी स्थिति भी अगर हो जाती है तो अधिक से अधिक 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अब देखिए, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था वो पंजाब में लागू किया गया था, और फिर धीरे धीरे इसके बाद केरल में लागू हुआ। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का कई बार उपयोग किया है। 1977 में जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। और जब फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आई तो उसने ऐसे 8 गैर कांग्रेसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया, यानी कि इसका कई बार दुरुपयोग हुआ है। अब जैसा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 356 केवल किताबों में रहेगा और इसका दुरुपयोग कभी नहीं किया जाएगा, किंतु अब तक इसका जो इस्तेमाल है वो कई बार हो चुका है, जैसे कि आपको मैंने बताया। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो उस राज्य का शासन करें, यानी कि उस राज्य की सभी जो शासन प्रणाली है उसको अपने कंट्रोल में रखें, या इसके लिए वो किसी अधिकारी को भी सौंप सकते हैं। इसके लिए वो किसी अधिकारी को मनोनीत कर सकते हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति ये भी घोषणा कर सकते हैं कि विधानमंडल की जो शक्तियां हैं संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी, यानी कि संसद द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। किंतु देखिए, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहां पर जो उच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो 2 प्रकार के आपातकालों की हमने बात कर दी। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर ली है, एक राष्ट्रपति शासन की बात कर ली है। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के आपातकाल पर, जो कि है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्तीय संकट है, तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल की घोषणा वो कर सकते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के अंदर इसे पारित करना आवश्यक है। लोकसभा भंग है तो जब वो गठित होगी तो 30 दिन के भीतर उसे पारित करना होगा, जैसे कि पहले भी सभी आपातकाल में ये प्रावधान है। 6-6 माह करके इसे अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को भी 6-6 माह करके आप अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल को भी आप 6-6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन
जो राष्ट्रपति शासन है उसको अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, और सामान्य परिस्थितियों में 6-6 माह करके 1 साल तक। और 1 साल से ज्यादा कब बढ़ा सकते हैं, इसकी 2 परिस्थितियां आपको अभी बताई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि